Good morning. Today we are going to start our topic. We'll start with the poem Elegy written in a country churchyard. Before that, we'll look into what is an elegy. Elegy is a form of literature that can be defined as a poem or song in the form of elegiac couplets written in honor of someone deceased. It typically laments or mourns the death of the individual. अब यहाँ मैंने आपको एलर्जी की डेफिनेशन दे दी है क्योंकि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि जो एलर्जी होती है वो एक डेथ सॉन्ग होता है और यहाँ जब हम ग्रे की एलर्जी को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम किसी भी ऐसा लग नहीं रहा कि हम किसी डेथ सॉन्ग को पढ़ रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको मीट आउट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि एलर्जी जो होती है वो एक पोएम या एक सॉन्ग होता है जो कि एलेजिक कपलेट्स में लिखी जाती है। एलेजिक कपलेट्स के फॉर्म में लिखी जाती है किसी भी मरे हुए इंसान को सम्मान देने के लिए, लेमेंट करने के लिए, उसके लिए उससे लेमेंट करना मतलब उसके लिए विलाप करना, दुखी होना। तो यहाँ पर भी जैसा हम देखते हैं ये जो पोएम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये एलेजी किस फॉर्म में है क्योंकि ये जो राइटर है, पोइट है ग्रे, वो अपने फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट को होमेज देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उसने ये पोएम लिखी है। नो डाउट पोएम तो उसने रिचर्ड वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिखी है, लेकिन जो पोएम का ओकेजन है वो सिर्फ यही नहीं है कि रिचर्ड वेस्ट की डेथ को वो कमेमोरेट करना चाहता है, बट उसके साथ साथ वो पूरी ह्यूमैनिटी, पूरे यूनिवर्स में जिस तरह से लोगों को की डेथ्स हुई हैं उसके बारे में भी वो बात बताना चाहता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ ये जो ग्रे का एटीट्यूड है, एटीट्यूड जो है एलर्जी के प्रति वो कैसा है, टुवर्ड्स डेथ एट फर्स्ट इज़ दैट एवरी वन फेस द सेम एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग और सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसा कि हम पोएम के स्टार्ट होते ही देखेंगे कि जैसे वो स्टार्टिंग में आपको क्योंकि ये लैंडस्केप पोइट्री है, लैंडस्केप स्कूल ऑफ पोइट्री को बिलोंग करती है। लैंडस्केप स्कूल ऑफ पोइट्री का मतलब है जब पोएम की स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पर आपको बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, सन इज सेटिंग एंड द फार्मर्स आर गोइंग टूवर्ड्स देयर हाउसेज एंड ऑल दैट। तो इस लैंडस्केप स्कूल ऑफ पोइट्री के बैकग्राउंड को दिखाते हुए पोइट ने नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया है दैट ही इज़ सिटिंग लोनली इन अ ग्रेवयार्ड एंड इज़ लुकिंग ओवर द ग्रेव्स ऑफ द विलेजर्स। वो विलेजर्स जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, उनके छोटे छोटे टर्फ कहते हैं घास के ढेर को, तो छोटे छोटे मिट्टी के ढेर आपको दिखाई दे रहे हैं जिन पर घास उगाई है। तो ये छोटे छोटे जो मिट्टी के ढेर हैं वो क्या है, वो ग्रेव्स हैं। तो कहीं पर भी राइटर जो है ग्रेव वर्ड को यूज़ नहीं कर रहा है, बार बार उसने ग्रेव वर्ड को यूज़ नहीं किया, ऑल्दो इज सिटिंग इन अ ग्रेवयार्ड, पर वो कहीं भी ग्रेव की बात यूँ नहीं करता। सिर्फ उसका मतलब ये है, वो बताना ये चाह रहा है कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, वो सबको आएगी। Either he be a common man, either he be a farmer or a king or a diplomat, कोई भी होगा उसके साथ सामने डेथ आएगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने डेथ को जो है एलर्जी को ग्लोरीफाई किया है, एलर्जी के बारे में बात की है। और वो ये बात भी कहता है कि हमें याद रखना है कि चाहे हम कितने भी ऊंचे पहुंच जाएं, कितने भी ऊपर उठ जाएं, अल्टीमेटली हमारा जो एंड है वो डेथ है। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो ग्रे की एलर्जी है इसमें ये जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वेदर इट इज़ अ एलर्जी, वेदर इट इज़ अ डेथ सॉन्ग और नॉट, अनडाउटेडली इट्स अ डेथ सॉन्ग। वो अपनी फ्रेंड को श्रद्धांजलि देने के लिए ही उसने ये एलर्जी लिखी है। पर दिस एलर्जी not only concerns Richard West, but it concerns the whole humanity. It has a universal element about this allergy. So it's different from other allergies found in English literature. So I hope this point is clear. अब इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद में हम पोएम की स्टार्टिंग करेंगे एंड एज़ यू नो हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन हमने दे ही दिया है। मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में, क्लियर बताया था कि ये एक पेस्टोरल एलर्जी है। अब हम आपको इस पेस्टोरल एलर्जी वाली बात पर भी थोड़ा सा डाउट था। तो पेस्टोरल एलर्जी वो होती है जिनमें हम पेस्चर्स की, मेडोज़ की, ग्रीनरी की, सी साइड की, माउंटेन्स की बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो
पोएम है ये इन सब चीज़ों को डील करती है अनडाउटेडली। और हम जब फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे, क्योंकि आपके पास आपकी नोट्स की बुक है, सिलेक्टेड पोएम्स की बुक आप खोलेंगे, आपका फर्स्ट जो पोएम है उसको खोलेंगे, वहाँ पर आपका पोइट का इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ेंगे, पोएम का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ेंगे, उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स दे रखे हैं, उसको आप रीड कर लेंगे और फिर हम उसके बाद स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का, कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड wind slowly over the lea, the plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पर वो आपको पूरा कंट्री साइड, एक कंट्री साइड देहात का जो सीन होता है वो दिखा रहा है, बता रहा है कि शाम का टाइम हुआ है, इसलिए वो कर्फ्यू बेल की रिंगिंग की बात कर रहा है। कर्फ्यू बेल जो है वो सिंबल है, किसका सिंबल है? दैट द डे इज़ गोइंग टू एंड एंड यू हैव टू, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू रीच हिज प्लेस, अपने घर आपको पहुंचना है। फिर उसने यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से जो किसान है वो अपने अपने जो कैटल है, हर्ड ऑफ कैटल से मतलब है वो जो पीड़ा, चाहे वो गायों का या भेड़ों का या जिन भी जानवरों को वो चरा कर ला रहा है, उनको वो लेकर अपने घर की तरफ जा रहा है। और पूरा जो सीन है उसमें एक प्रकार से एक बहुत ही सोबरनेस टोन जो है पोएम की कैसी है, बिल्कुल सोबर है, टोन बिल्कुल सोबर है। और कर्फ्यू बेल का यहाँ मतलब किससे है? नेल ऑफ द पार्टिंग डे। नेल कहते हैं बेल को, नेल कहते हैं बेल, वो डेथ बेल जो बजाई जाती है जब हम किसी का चर्च में जब फ्यूनरल होता है तो वो जो बेल बजाई जाती है जो सिग्निफाई करता है दैट समवन इज़ डेड एंड ही इज़ गेटिंग क्रीमेशन डन। तो उसका जब क्रीमेशन होता है तो वो जो नेल बजाती है, और यहाँ पर ये जो नेल है ये आपको पार्टिंग डे की सूचना दे रही है, बता रही है कि दिन का अंत हो गया है, रात होने वाली है और सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पर वो दूसरी बात जो हमें रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा है कि वी ह्यूमन्स आर मॉर्टल। हमारी मॉर्टेलिटी को अगर हम नहीं भूलेंगे तो हम कई सारी गलतियाँ करने से बच जाएंगे। हमें पता है कि हमें एक शॉर्ट स्पैन मिला है, टाइम मिला है इतना जीने का, तो उसमें हम जितना अपने आप को इविल से, बुराइयों से बचा के रखेंगे उतना ही हमारा लाइफ जो है अच्छी चलेगी। सो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसका जो डिटेल स्टडी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपके बुक में अवेलेबल है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ा जिस्ट दे रही हूँ सो डैट आप पोएम को समझ सकें। Now face the glimmering landscape on the side and all the air a solemn stillness holds, save where the battle wheels is droning flight and drowsy tinkling lull the distant folds। So second stanza ये आपकी उसी सोबरनेस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। और स्पीकर जो है although he is mournful, वो दुखी है। Why? Because he is sitting in a graveyard, all around him, अपने आसपास वो क्या देख रहा है? ग्रेव्स हैं। ग्रेव्स जो है, ग्रेव्स में बैठा हुआ वो मेडिटेट कर रहा है, वो सोच रहा है, धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और वो ग्रेवयार्ड में अकेला रह जाता है, लाइक दैट। ये सीन है, उसके अंदर जो आसपास का लैंडस्केप है वो कैसा हो गया है? बिल्कुल पीसफुल, क्योंकि रात हो गई है तो सब कुछ पीसफुल है। और उस पीसफुल एटमॉस्फेयर में वो बैठा हुआ सोच रहा है। अब वो कह रहा है कि कैसी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हैं। Save dead from yonder ivy mental tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary reign। केवल जो आवाज़ें हमें एटमॉस्फेयर में सुनाई दे रही हैं वो कौन सी हैं? आउल की हूटिंग साउंड सुनाई दे रही है। अब वो जो हूटिंग साउंड है वो जो ज़ोर ज़ोर से रात को आवाज़ करता है, उल्लू जब रात में आवाज़ करता है तो वो पूरे जंगल में गूंजती है और उसकी जो आवाज़ है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो रो रहा है, जैसे कि वो कंप्लेन कर रहा है। अब वो कंप्लेन किससे कर रहा है? क्योंकि जंगल में तो कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा, तो आसमान में दिखने वाला जो मून है वो ऐसे लग रहा है कि वो उससे कंप्लेन कर रहा है। पर यहाँ पर जो कंप्लेन है वो कंप्लेन उसके सौरों को एक्सप्रेस कर रही है। वो किसी तरह की ग्रम्बल नहीं है, किसी तरह की बड़बड़ाहट नहीं है, किसी तरह का गुस्सा नहीं है, बल्कि वो उसके सौरों को एक्सप्रेस कर रही है और उसके ग्रीफ को, उसके सौरों को, उसके दुख को बता रही है। अब इस टाइम में पोइट जो है वो हमें बताता है दैट दीज 3 ओपनिंग स्टैंजाज, ये जो
अभी हम 3 स्टैंजाज हमने देखे हैं, उनके तीनों के जो ओपनिंग स्टैंजाज हैं, तीनों ओपनिंग स्टैंजाज में ग्रे जो है वो हमें किसके बारे में बात कर रहा है? डेथ के बारे में बात कर रहा है। तो नेचुरली ये पोएम क्या है? एलेजी है। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ। तो हम डेथ की बात कर रहे हैं, हम फ्यूनरल की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट विलेजर्स रहा करते थे उनको उनके ज़्यादा जीने का उनको टाइम नहीं मिला है, बट वो बहुत ही अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया और वो बहुत कुछ कर सकते थे विद द कंडीशन कि अगर वो ज़्यादा जीते तो साथ में वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो फ्यूनरल का एटमॉस्फेयर है उसको भी वो क्रिएट कर रहा है, डेथ की भी बात कर रहा है, ग्रेव्स की भी बात कर रहा है, और साथ में जो उसका साउंड है वो कैसा है? बहुत ही मोurnful साउंड है। Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. अब जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें हमारी अटेंशन वो किस तरफ डाल रहा है? ग्रेव्स की तरफ। यहाँ ये जो ग्रेव्स हैं, डिफरेंट हीप्स ऑफ अर्थ हैं, उसमें आपको जो अर्थ है उसके छोटे छोटे मिट्टी के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं जिस पर घास उगाई है, वेयर द टर्फ हीव्स, है ना। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जब हवा के साथ वो घास हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सांस ले रहे हों, उसके अंदर लेटे हुए लोग सांस ले रहे हों। तो ग्रे हैज़ इन्वर्टेड द वर्ल्ड ऑर्डर जस्ट एज द अर्थ हैज़ बीन डिसरप्टेड, क्योंकि आपने अर्थ को डिसरप्ट किया है। अर्थ में अर्थ से डिसरप्ट करने का मतलब है कि आपने मिट्टी को हटाकर एक खड्डा खोदा है और उसके अंदर आपने उसकी ग्रेव बनाकर उसमें उस मरे हुए व्यक्ति को सुलाया है। सो बाय द सेम टोकन द रूड फोर फादर्स बरीड beneath द अर्थ सीम एंटायरली एट पीस। रूड फोर फादर, ये जो वर्ड उसने यूज़ किया है कि जो हमारे उसके पूर्वज हैं, यानी उस गांव में रहने वाले लोगों के जो पूर्वज हैं जो शायद रूड थे। रूड से मतलब यहाँ बहुत ही हार्श बिहेवियर नहीं था, बल्कि वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपनी सिंपल बातों को उन्होंने अपनी बातों को कहा। एंड अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है जो चारों तरफ शांति है कि वो दे आर एट पीस, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी ग्रेव्स में वो आराम से सो रहे हैं। सो वी आर टोल्ड दैट दे आर लेड इन सेल्स। अब यहाँ पर ये जो सेल वर्ड यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ ग्रेव, वो सेल का मतलब है एक क्लोज्ड कॉम्पैक्ट प्लेस है, ऊपर से ढका हुआ है और वो वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। विच रिमाइंड अस ऑफ द क्वाइट ऑफ अ मोनेस्ट्री एंड दैट दे स्लीप। अब जब हम सेल की बात करते हैं तो हमें मोनेस्ट्री का ध्यान आता है। मोनेस्ट्री ये वो प्लेस होती है जहाँ पे नन्स और मॉन्क्स रहते हैं, चर्च के पीछे बनी हुई होती है मोनेस्ट्री। तो यहाँ पर हम उस मोनेस्ट्री के क्वाइट को, उसकी चुप्पी को, उसकी शांति को विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, और हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि वो आराम से वहाँ सो रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग हॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड, द कॉक श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर शेल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड्स। नाउ अब रात ख़त्म हो चुकी है और जैसे ही सुबह होती है और सुबह की जो ब्रीजी कॉल है, हवा से ठंड खुशबू से भरी हुई जो हवा है, इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, इंसेंस है ना, खुशबू से भरा हुआ। सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में जब आप जाके अच्छे से ब्रीद लेते हैं, आप जाके गार्डन में खड़े होते हैं, तो जिस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ होता है और जैसा आप फील करते हो वैसा ही पोइट यहाँ फील कर रहा है। बिकॉज आफ्टर द नाइट, अब ये जो अर्ली मॉर्निंग आई है उस मॉर्निंग को वो वेलकम कर रहा है, और मॉर्निंग जो है इट इज़ फुल ऑफ इंसेंस, खुशबू से भरी हुई सुबह है। और जो उसके फोर फादर्स हैं वो बार बार स्पीकर्स को रिमाइंड कर रहा है, बार बार लोगों को बता रहा है कि दे विल नेवर अगेन राइज फ्रॉम देयर बेड्स। ये जो लाइंस उसने डिस्क्राइब किए हैं ये बताने के लिए किए हैं कि नेचर जो है वो एज इट इज़ है, आपको वही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वही स्वेलोज़ की ट्विटरिंग सुनाई दे रही है, उनके स्ट्रॉ बिल्ड शेड्स भी हैं, वहाँ पर छोटे छोटे तिनकों से बने हुए उनके घोंसले हैं, कॉक का श्रिल क्लैरियन सुनाई दे रहा है, आपको मुर्गे की बांग सुनाई दे रही है जो तेज़ आवाज़ में सुबह होने का बता रहा है। इकोइंग हॉर्न्स ऑफ हंटर्स के जो हॉर्न्स हैं इको कर रहे हैं, उनकी गूंजने की आवाज़ आ रही है कि वो शिकार के लिए निकल रहे हैं।
लेकिन ये सारी आवाज़ें जो हैं फोर फादर्स जो कि अपनी ग्रेव्स में सो रहे हैं, लोली बेड मीन्स ग्रेव, तो अपनी ग्रेव में सोए वाले उन फोर फादर्स पर इन आवाज़ों का कोई असर नहीं होगा। तो दे आर what he wants to say is that forefathers are buried but the humble conditions that they endured when they were alive। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि डिस्क्राइब नॉट ओनली द अनप्रिटेंशियस ग्रेव्स, प्रिटेंशियस ग्रेव्स नहीं है, कोई बहुत कोई चबूतरा बनाया गया हो, ऊंची सी ग्रेव बनाई हो, उस पर बहुत अच्छा सुंदर सुंदर सजा रखा हो, ऐसी ग्रेव्स नहीं है। अनप्रिटेंशियस ग्रेव्स हैं, वो छोटे छोटे मिट्टी के ढेर हैं जिस पर छोटी थोड़ी सी घास उगाई है, थोड़े से फूल रख दिए गए हैं, लाइक दैट, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। सो वहाँ पर उनके फोर फादर्स जो हैं, विलेज के जो फोर फादर्स हैं, जो डिफरेंट लोग थे, दे आर बरिड, और उनकी हम्बल कंडीशंस, उनकी साधारण जीवन शैली के बारे में ये ग्रेव्स बता रही हैं कि वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ लीड किया उन्होंने। एंड्योर्ड व्हेन दे वर अलाइव, एंड्योर्ड होता है सहन करना, यानी बहुत ही सिंपल कंडीशंस और हम्बल कंडीशंस में बहुत ही सरल जीवन जीने के बाद वो अपनी अपनी ग्रेव में सो रहे हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट देयर सायर रिटर्न और क्लाइंब हिज नीज द एनविड किस टू शेयर। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा ग्रे कह रहा है कि अब जो आवाज़ें हैं वो शांत हो गई हैं, वो जो फोर फादर्स हैं जो कभी अपने घर जाया करते थे, अब वो फोर फादर्स हमेशा के लिए अपनी अपनी ग्रेव में सो गए हैं। तो अब किसी प्रकार से आपको नहीं दिखाई दे रहा कि घरों के अंदर ब्लेजिंग हर्ट्स हैं। ब्लेजिंग हर्ट होता है जलते हुए चूल्हे, अब घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हाउसवाइफ जो हैं अब वो बिज़ी नहीं हैं कि वो शाम को खाना बनाने में बिज़ी हैं कि उनके हस्बैंड्स आने वाले हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके फादर आने वाले हैं। अगर घर में दो बच्चे हैं तो आपस में उनमें इस बात का कंपटीशन है कि कौन पहले, किसको पहले पापा गोद में लेंगे और किसको पहले किस मिलेगी, लाइक दैट। तो ये सारी कंडीशंस को वो डिस्क्राइब कर रहा है। ये छोटे छोटे प्लेजर्स थे जो वो अब इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और हाउस की, वाइफ की और चिल्ड्रन की हैप्पीनेस को शो करने के लिए उसने ये लाइंस शेयर की हैं। उसके बाद वो बात कर रहा है, ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड द फरो ऑफ द स्टबन ग्लीब हैज़ ब्रोक, हाउ जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। यहाँ पर वो उन अपने फोर फादर्स की बात कर रहा है, उन ग्रेव्स में सोने वाले लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने बहुत अपने सिकल से, सिकल कहते हैं हसिया, जिससे वो अपनी हार्वेस्ट, अपनी खेत में उगी हुई फसल को काटा करते थे, और किस तरह से वो जो स्टबन ग्लीब हैज़ ब्रोक, स्टबन, स्टबन कहते हैं ज़िद्दी को, और ग्लीब कहते हैं वो जो फसल खड़ी हुई है, कैसे वो जब से उसने स्ट्रोक मारा, जैसे उसने तेज़ी से अपना हसिया मारा और कैसे वो सब कट के नीचे गिर जाता है। हाउ जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, कितनी खुशी के साथ वो अपनी बैलों की जोड़ी को लेकर फसल करने के लिए खेतों में आगे बढ़ा करते थे, और किस तरह से जब वो जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे तो कैसे उनके स्टर्डी, स्टर्डी कहते हैं ताकतवर, स्ट्रेंथ से भरा हुआ उनका जो प्रहार होता था, जिस तरह से वो एक्स को पकड़कर अपने हाथ में, जो उसने एक्स पकड़ रखी होती थी, एक्स तो आप जानते हो ना, एक्स क्या होता है तो उस हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, यहाँ स्टडी स्ट्रोक जो है एक्स की बात करी गई है, कुल्हाड़ी की बात करी गई है। तो वो कहता है कि जब वो कुल्हाड़ी का प्रहार उस पर करते थे तो कितनी बड़े बड़े जो वुड्स थे, जंगल के जंगल जो हैं, उस प्रहार से लकड़ी कट जाया करती थी। द डेड विल ऑल्सो नो लॉन्गर बी एबल टू इन्जॉय द प्लेजर्स ऑफ वर्क प्लॉइंग द फील्ड्स, इसी को डिस्क्राइब किया है कि वो अब ये सब चीज़ें इन्जॉय नहीं कर सकते, ना वो फील्ड्स को प्लॉ करेंगे। और चर्च इट इज़ कॉल्ड जॉर्जिक। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि दोनों ही ऑगस्टन और रोमांटिक पोइट्री के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है उसने अपनी एलिजी में। पोइट्री दैट डिस्क्राइब्स एग्रीकल्चर एज दिस वन डज इज़ कॉल्ड जॉर्जिक। जियोग्राफी से ये वर्ड आया है। जॉर्जिक वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी में बहुत प्रसिद्ध थी इस प्रकार की पोइट्री। एंड ग्रे क्लोजली आइडेंटिफाइज द फार्मर्स विद द लैंड एट द वर्क
दिस एसोसिएशन ऑफ मैन एंड नेचर इज सजेस्टिव ऑफ अ रोमांटिक एटीट्यूड। और जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, उनको उससे फार्मर्स को जोड़ रहे हैं, तो ये एक जॉर्जिक डिस्क्रिप्शन हो गया। और जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मैन और नेचर आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम रोमांटिक एटीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो इट्स दैट। उसके बाद लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर नॉट ग्रैंडर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। तो जो नेक्स्ट 4 स्टैंजाज हैं वो हमें बता रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्वेश्चन से यहाँ पर मतलब ये है कि वो यहाँ पर सावधान कर रहा है उन लोगों को जो वेल्दी हैं, जो पावरफुल हैं, जो गरीबों को हीन दृष्टि से देखते हैं, है ना। दीज लाइन्स वॉर्न द रीडर नॉट टू स्लाइड द ऑब्सक्योर डेस्टिनी ऑफ द पुअर। क्योंकि गरीब लोग जो कि अपनी ग्रेव्स में सो रहे हैं, उनमें से कुछ गरीब भी हो सकते हैं, ऑब्सक्योर जिनको अभी कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, जिनके बारे में लोग भूल गए हैं, तो उनकी डेस्टिनी पर हमें हंसने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो भाग्य था उसको पाकर वैसा जीवन जिया और जल्दी ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। द फैक्ट दैट दे विल नेवर बी फेमस और हैव लॉन्ग हिस्ट्रीज और एनल्स रिटन अबाउट देम। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि उनके बारे में उनका जो इतिहास है वो बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि उनके बारे में कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें, कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं लिखा जाएगा। तो ये इट्स अ ट्रेजिडी। और इसीलिए क्योंकि ये एलिजी है, तो यहाँ पर वो उन लोगों के लिए दुखी हो रहा है कि वो लोग जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, अचीव कर सकते थे, वो सब नहीं कर पाए बिकॉज दे डाइड वेरी अर्ली। सो the boost of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप इनको मार्क कर लीजिएगा कि वो कह रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि जो हम हेराल्ड्री पे बूस्ट करते हैं, अपने ऊंचे कुल के बारे में हमें बहुत गर्व होता है, यहाँ अपनी पावर का बहुत शो ऑफ करते हैं, चाहे अपनी ब्यूटी पर हम बहुत इतराते हैं, यहाँ अपनी वेल्थ को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, हमें लगता है हमें पास सब कुछ है। बट वो कह रहा है ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़लेस हैं। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इनएविटेबल आवर है, दिस आवर इज़ द आवर ऑफ डेथ। ये जो डेथ का आवर है, डेथ का समय काल है, डेथ का घंटा है, वो कैसा है? इनएविटेबल है, जो प्रत्येक के जीवन में आएगा, उससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो वेल्दी हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो ब्यूटीफुल हो, या चाहे वो अगली हो। सो द स्पीकर रिमाइंड्स द रीडर दैट रिगार्डलेस ऑफ सोशल पोजीशन, ब्यूटी, वेल्थ एंड मस्ट इवेंचुअली डाई। हमें आखिर में हमें कहाँ जाना है? ये जो जितने भी ग्लोरी के पाथ्स हैं, चाहे जितना भी आदमी यश पाले, जितना भी प्रसिद्ध हो जाए, उसकी प्रसिद्धि अंत में उसे कहाँ ले जाएगी? टू हिज ग्रेव। तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Nor you ye proud, impute to these the fault, if memory over the tomb no trophies raise, where though the long drawl easel and fretted vault, the pealing anthem swells the note of praise. Reader जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, उनको भी वो ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि रीडर्स भी इस बात को ध्यान रखें कि जो पुअर थे, जिन लोगों की ये ग्रेव्स बनी हुई हैं, सिंपल ग्रेव्स हैं, दे वर वेरी मॉडेस्ट पीपल। बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट थे वो लोग, बहुत सिंपल थे, बहुत विनम्र थे। इलेबोरेट मेमोरियल्स एट अडॉर्न द ग्रेव्स ऑफ द प्राउड आर समहाउ एक्सेसिव। अब यहाँ पर दोनों तरह की ही ग्रेव्स दिख रही हैं। रिच लोगों की ग्रेव्स हैं, ऊंची ग्रेव्स हैं, उन पर सुंदर सजाया गया है, अच्छे अच्छे उन पर स्टोन्स लगाए गए हैं, उनके नाम, ईयर सब लिखे गए हैं। गरीबों की ग्रेव्स हैं जिन पर सिंपल मिट्टी डालकर उस पर छोटी छोटी घास लगा के थोड़े फूल डाल दिए गए हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि हमें इस पर प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनकी अच्छी अच्छी ग्रेव्स बनाई गई हैं। जो गरीब थे उनके लिए, उनकी मेमोरी को याद करने के लिए उनके लिए कोई ट्रॉफीज़ नहीं लेट की गई हैं, उनके लिए कोई टूम्स नहीं बनाए गए हैं। और जब where through the long draw ale and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise। अब जब हम यहाँ पर ये जो वर्ड फ्रेटेड यूज़ किया है उसने लाइन नंबर 39 में, इसका एक डबल मीनिंग है। एक तरफ तो ये क्या शो कर रहा है कि हम
कहाँ खड़े हुए हैं? कैथेड्रल में खड़े हुए हैं, जहाँ पर एंथम गाया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है उस डिसीज्ड आदमी के लिए, जो मर चुका है उस व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर जो फ्रेटेड है वो वर्ड है कैथेड्रल सीलिंग के लिए। कैथेड्रल होता है वो जो चर्च है जहाँ पर प्रेयर चल रही है, उसके ऊपर जो सीलिंग है वो बहुत अच्छी नक्काशी हो रही है उसकी। एंड इट कैन सजेस्ट दैट देयर इज़ समथिंग फ्रेटफुल। फ्रेटफुल इज़ ट्रबलसम, कुछ दुखदाई है, कुछ परेशानी पैदा करने वाला है। अबाउट द एक्स्ट्रावेगेंट मेमोरियल्स ऑफ द वेल्दी, क्योंकि जब आप ऊंचे ऊंचे गुंबद देखते हो, सुंदर शानदार ऊंची कब्र देखते हो, ग्रेव्स देखते हो, तो थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। आदमी को लगता है कि देखो यार, ये तो इतना बढ़िया ऊंची ग्रेव्स में सो रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, पुअर विलेजर्स हैं, वो नीचे ज़मीन में मिट्टी में, उनकी कब्र के ऊपर किसी ने प्रॉपर कोई कब्र नहीं बनाई है, सिर्फ मिट्टी से ढक दिया गया है। सो ये सारी चीज़ें कह रही है कि द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। वो जो पीलिंग एंथम, पीलिंग कहते हैं तेज स्वर के साथ कोरस में जो वो उसके लिए प्रे कर रहे हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो वो कह रहा है कि अब ये सारी चीज़ें आप में आपको स्वेल अप नहीं करेंगी, आपको गर्व महसूस नहीं होगा कि आपकी छाती गर्व से फूल जाएगी, आपके कानों में ये सारी चीज़ें नहीं पड़ रही हैं। चाहे आप ऊंची और शानदार ग्रेव में सो रहे हो, चाहे आप नीचे मिट्टी में दबे हुए हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि डेथ ने आपको बराबर ला दिया है, एक ही पेडेस्टल पर आप आ गए हो। कैन स्टोर्ड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। अब यहाँ ये लाइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास आता है एग्ज़ाम में। सो द स्पीकर यहाँ पर जो ग्रे है वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या कोई भी चीज़ इन डेड लोगों की लाइफ को वापस लौटा सकती है? क्या ये सब आवाज़ें, ऑल्दो ये सब आवाज़ें उन तक नहीं पहुंच रही हैं, इसलिए वो कह रहा है कि चाहे वो नीचे ज़मीन में सो रहे हैं, चाहे ऊंचे अच्छे शानदार ऊंचे पेडेस्टल पर उनको लिटा रखा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो स्पीकर ऑब्जर्व्स दैट नथिंग कैन ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, ऑल द एडवांटेजेस दैट द वेल्दी हैड इन लाइफ आर यूजलेस इन द फेस ऑफ डेथ। क्योंकि वो जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने चाहे कितना भी शानदार, एक बहुत ही शानदार जीवन जिया, बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया, बहुत विलासिता का जीवन जिया, बट डेथ से वो नहीं बच पाए। नाइदर इलेबोरेट फ्यूनरल मॉन्यूमेंट्स नॉर इम्प्रेसिव ऑनर्स कैन रेस्टोर लाइफ, क्योंकि इस प्रकार से आपने उनके लिए बहुत शानदार मॉन्यूमेंट बना दिया है या उनकी ऑनर में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बहुत इम्प्रेसिव ऑनर्स उनको दे दिए हैं, उनकी डेथ के बाद उनको कई तरह के सम्मान प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उनकी लाइफ को रेस्टोर नहीं कर सकती। रेस्टोर इज़ टू ब्रिंग बैक, मतलब वो जो मर चुका है वो अब वापस लौट कर नहीं आएगा, ही कांट बी अलाइव एनी मोर। नॉर कैन फ्लैटरी इन सम वे बी यूज टू चेंज द माइंड ऑफ डेथ। नोट हेयर ग्रेज यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन करेक्टराइजिंग बोथ फ्लैटरी एंड डेथ एज दो डेथ हैज़ अ विल और माइंड ऑफ इट्स ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रे ने यहाँ पर डेथ को और फ्लैटरी दोनों को ही कैसे बात कर रहा है उनके बारे में। ही इज़ पर्सोनिफाइंग दीज थिंग्स एज इफ डेथ और फ्लैटरी दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर आपसे कहा जाए कि क्या फ्लैटरी ऐसा कर सकती है, क्या डेथ ऐसा कर सकती है, तो वो कह रहा है कि डेथ जो है वो फ्लैटरी से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि डेथ हैज़ अ विल और अ माइंड ऑफ इट्स ओन। डेथ जो है वो लोगों को एक समान एक ही पेडेस्टल पर ले आती है, उसका अपनी एक विल है, अपना एक माइंड है, अपनी इच्छा शक्ति है, और उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और यही लाइफ का सच है। सो बियर विद दैट, उसको हमें सबको झेलना पड़ता है। सो टुडे विल एंड विद दिस। थैंक यू एवरीवन।